स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के वीकली करंट अफेयर में बेहद स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से करंट अफेयर के टॉपिक्स पर एक डिस्कशन करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। दूसरा हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2023। तो इंडिया के अंदर बर्ड्स की बायोडायवर्सिटी का क्या एक स्टेटस है, क्या उनके पॉपुलेशन में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है या फिर कुछ बर्ड्स की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट भी देखने को मिला है, इसको हम जानेंगे। टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। तो जो हमारा ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क था, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव ये रखा था कि अपने प्लैनेट की बायोडायवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अब एक फंड को जो है फाइनली रेटिफाई कर दिया गया है। इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डॉट इन इंडिया होने वाला है, यानी कि भारत में सूखा। तो कर्नाटका के अंदर जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने कुछ तालुकाज में सूखा घोषित कर दिया है। नाउ दे आर डिमांडिंग सेंट्रल हेल्प, राइट। तो हम देखेंगे कि डॉट को लेकर क्या कुछ IMD की तरफ से हमें जो है डेफिनेशन दी गई है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला माइनर इरिगेशन स्कीम्स, यानी कि जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं होती हैं। तो भारत में एक्चुअली आप देखोगे छोटे किसान हमें ज्यादा नंबर में देखने को मिलते हैं। तो इन किसानों के द्वारा इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए किसी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेसिकली काम नहीं किया जाता है, बिकॉज दे डोंट हैव रिसोर्सेज। तो ये सारी जो बेसिकली फार्मर्स की पॉपुलेशन है, माइनर इरिगेशन जो स्कीम्स है उस पर डिपेंड करते हैं। तो इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है, एक सेंसस आया है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंटार्कटिका एंड क्लाइमेट चेंज। तो जो एम्परर पेंगुइन होते हैं वो एक्चुअली न्यूज में थे और इस टॉपिक में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। एंड लास्ट हमारा टॉपिक होने वाला है ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये एग्रीकल्चर अलायंस किस कंट्री का है और इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या कुछ न्यूज में था, ये हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्टडी IQ का P2I बैच हमारा जो है सितंबर वाला 11 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। सुबह को 8 बजे आपकी क्लासेस रहेंगी, तो यानी कि आपका मॉर्निंग बैच है। इस बैच में आपको तीनों लैंग्वेजेस में जो है क्लासेस मिल जाएंगी। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो फैकल्टीज है, हम सबके द्वारा आपको लाइव यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और एक लाइव सिचुएशन की जो है बेसिकली आपके लिए एक आप कह सकते हैं एक माहौल क्रिएट किया जाएगा। फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज कीजिएगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। पहला टॉपिक मिशन लाइफ स्टाइल और यू कैन से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो देखिए यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में जो कि न्यूयॉर्क में है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल एग्जीबिशन को जो है बेसिकली आप कहेंगे होस्ट किया जाएगा, जो कि मिशन लाइफ पर है। तो ये मिशन लाइफ है क्या, इसको देखिए 2021 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनके द्वारा UNFCCC का जब बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुआ था ग्लासगो में, तब बेसिकली लॉन्च किया गया था। और इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मिशन जो है ये कहता है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरमेंट के साथ एक आप कह सकते को रिलेशनशिप पे होना चाहिए। तो इसीलिए इसके ऑब्जेक्टिव ये कहते हैं कि हमें 1 बिलियन इंडियंस को, जो फॉरेन नेशनल्स हैं या फिर ग्लोबल सिटीजन्स हैं, उन सबको बेसिकली क्या एक कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर चलना है। और वो कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अपने एनवायरमेंट को 2022 से लेकर 27 के बीच में ना सिर्फ प्रोटेक्ट करना है बल्कि उसको प्रिजर्व भी करना है। यहाँ पर देखिए हमने ये भी एक टारगेट रखा है कि भारत के अंदर 80% से ज़्यादा जो हमारे विलेजेस और अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो दरअसल 2028 तक एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे। यानी कि जो भी हमारा ये स्थानीय प्रशासन है, जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, दे विल बिकम एनवायरमेंट फ्रेंडली। यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ लोकल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है उन सबको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि सारी की सारी चीज़ें क्या है हमारे एक एनवायरनमेंट के साथ कोरिलेशन में हो। परफेक्ट है। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से किया जाना, एक क्लीन वाटर को लेकर काम करना, एयर पॉल्यूशन को लेकर काम करना, इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है उनको लेकर काम करना। तो इस तरह की चीज़ें। इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इनिशियल ईयर जो होगा फर्स्ट ईयर, उसमें नीति आयोग की तरफ से जो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड देन इसके बाद जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड हमारा जो क्लाइमेट चेंज है इसके द्वारा बेसिकली क्या है इसको टेक ओवर कर लिया जाएगा। मिशन का ड्यूरेशन 5 साल है, 2022 से लेकर 2027 तक। ठीक है, 3 कोर शिफ्ट की इसमें जो है बात की गई है। तो मिशन का जो फेज 1 होगा उसमें इन 3 कोर शिफ्ट पर काम किया जाएगा। कोर शिफ्ट मतलब कि हमें अपनी हैबिट्स को, अपने मार्केट को, अपनी पॉलिसीज को
है ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में जो है बेसिकली बदलना है। जैसे यहाँ पे पहला हमारा जो कोर शिफ्ट है वो है चेंज इन डिमांड। तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं हमें उनको ये सिखाना है, उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि जिन प्रोडक्ट्स की आप डिमांड करते हैं वो प्रोडक्ट्स बेसिकली एनवायरमेंट के लिए खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप मोर ऑर्गेनिक जो है चीज़ों को कंज्यूम कीजिए, ताकि जो मोर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज़ होता है एग्रीकल्चर में वो कम हो, क्योंकि अगर कंज्यूमर्स की तरफ से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड की जाएगी तो मार्केट को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही जो है सप्लाई करने पड़ेंगे। या फिर जैसे कंज्यूमर लेस प्लास्टिक को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे तो मार्केट भी लेस प्लास्टिक प्रोड्यूस करेगा, राइट है। यही से हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है चेंज इन सप्लाई फेज। तो कंज्यूमर की जो डिमांड होती है मार्केट के द्वारा ओवर द टाइम वही सप्लाई किया जाता है। अगर आज मैक्सिमम लोग जो है बेसिकली स्मार्टफोन परचेज कर रहे हैं तो स्मार्टफोन के नए नए वर्जन, नए नए मॉडल्स आपको जो है देखने को मिल रहे हैं, जबकि पहले शायद ये नहीं था। इसी तरीके से अगर देखेंगे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर एक मोर अवेयरनेस बेसिकली मार्केट के अंदर है तो मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कंज्यूमर्स की अगर बेसिकली जो एक तरीके से आपके कहेंगे परचेसिंग हैबिट्स है उनमें अगर चेंज होगा, वो मोर सस्टेनेबल हैबिट्स की तरफ जाते हैं, मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स ही बनाने पड़ेंगे। तो अगर कंज्यूमर की डिमांड में शिफ्ट आएगा तो इससे हमारी सप्लाई के अंदर भी एक शिफ्ट आएगा। एंड अगर ऐसा है तो फिर पॉलिसीज में भी चेंज आएगा। अभी देखिए गवर्नमेंट कहती है कि प्लास्टिक पर बैन करना है, बट ना उसको मार्केट फॉलो करता है ना ही उसको जो है कंज्यूमर फॉलो करते हैं। बट अगर वहीं से आप कहेंगे ग्रास रूट लेवल से चेंज होकर आएगा तो फिर पॉलिसीज में भी चेंज देखने को मिलेगा। और डिमांड और सप्लाई का डायनामिक्स अगर ऐसा बनेगा तो लॉन्ग टर्म में बेसिकली क्या होगी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं है ना, उनके अंदर भी हमें एक ऐसा शिफ्ट देखने को मिलेगा कि हम ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। परफेक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि आज़ादी का जो हमारा 75th ईयर था उसके दौरान इसको जो है लॉन्च किया गया था, तो हमने यहाँ पे 75 ऐसी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बताया है जिनको हम बेसिकली अपना सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। और फिर उनको देखो हमने कुछ जो है 7 आप कह सकते हैं मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जैसे पहला है एनर्जी सेव। तो अगर आप बेसिकली रूम के अंदर नहीं है तो जो लाइट के स्विचेस हैं उनको ऑफ कर दीजिए। अगर आप ट्रैफिक में हैं तो अपनी कार का जो इंजन है उसको बंद कर दीजिए। तो इन दैट मैनर यू कैन सेव एनर्जी, राइट। दूसरा बोला गया है वाटर सेव। तो जब आप ब्रश कर रहे हैं तो टैप को खुला हुआ मत छोड़िए, है ना। ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। या फिर अगर बकेट भर गया है तो टैप को बंद कर दीजिए। या फिर मोटर की वजह से आपका जो बेसिकली टंकी है वो भर गया है तो अगेन मोटर के अंदर वैसे सेंसर वगैरह लगे होने चाहिए जो आपको रिमाइंड करा दे नाउ द एक्चुअली योर कंटेनर इज फुल, यू कैन स्विच ऑफ द मोटर, राइट। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं। देन सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस करना है। आप जितना ज़्यादा क्लॉथ का बैग यूज़ करोगे, जूट के बैग यूज़ करोगे, प्लास्टिक बैग्स की डिमांड कम होगी एंड अल्टीमेटली प्लास्टिक को इससे जो है बेसिकली एक तरीके से आप देखोगे इसका लेस कंज्यूम देखने को मिलेगा। देन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स हमें अडॉप्ट करने हैं। तो जैसे जो फूड वेस्ट है उसका हम कंपोस्ट बना लें, खाद बना लें, है ना। फिर वेस्ट रिड्यूस करना है तो सबसे पहली बात तो हमें जो मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल है इससे थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। सादा जीवन उच्च विचार। तो हम जितना ज़्यादा शॉपिंग कम करेंगे, अगर हम अननेसेसरी चीज़ों की शॉपिंग नहीं करेंगे तो बाद में वो वेस्ट की तरह नहीं रहेंगे और हम उनको फिर डिस्कार्ड करते रहते हैं तो मोर वेस्ट जनरेट होता है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो वेस्ट है उसको भी रिड्यूस करना है, ठीक है। जैसे हम अपने ओल्ड क्लोथ्स को डोनेट कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के टॉयज़ को भी जाके जो है डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। हम बुक्स को डोनेट कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। देन हेल्दी लाइफ स्टाइल अडेप्ट हमें करना है। तो जैसे हम ट्रीज को प्लांट करें, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली एनवायरनमेंट फ्रेंडली कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें। हम अपने लेवल पर जो हमारा बेसिकली गली मोहल्ला है उसमें एक अवेयरनेस को क्रिएट करें। एंड देन ई वेस्ट रिड्यूस। तो हमें ई वेस्ट को भी रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल जो भी आपके डिस्कार्डेड लैपटॉप्स, कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स हैं, अगर हम उनको रिसाइकलिंग सेंटर में जाकर सबमिट करा दें तो वो जो ई वेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पहुँच जाता है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक टॉक्सिक जो है इफेक्ट को रिलीज करता है, उससे हम काफ़ी हद तक जो है बच सकते हैं। एंड देन अल्टीमेटली इसमें हमारा ही फायदा है। तो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल हैबिट्स जिनको हम इनकलकेट कर सकते हैं इन आवर डेली लाइफ स्टाइल। तो इसीलिए कहा गया है कि इट्स अ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। परफेक्ट है। चलिए, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम
बहुत छोटी आदतों को भी बदल ले, कुछ बहुत बड़ा क्रांति नहीं करनी है, राइट है, कुछ एकदम झंडा ऊंचा नहीं कर लेना है, इस तरह की क्रांति नहीं करनी है, बस बहुत ही स्मॉल चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल देखिए उनके कितने बेनिफिट होंगे। अगर आप देखो कार को बेसिकली बंद करना शुरू कर दो ट्रैफिक के टाइम पे, तो 22.5 बिलियन किलोवाट जो है पर आवर एनर्जी आपका सेव हो जाएगा। अगर हम टैप्स को टर्न ऑफ करना शुरू कर दे 9 ट्रिलियन लीटर वाटर को हम सेव कर सकते हैं। अगर हम क्लॉथ का बैग यूज करना शुरू कर दे तो 375 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है वो कम हो जाएगा लैंडफिल्स में एंटर करने के लिए। इसी तरह अगर गैजेट्स को हम ई रिसाइकलिंग यूनिट में सबमिट करना शुरू कर दे तो 0.75 मिलियन टन ई वेस्ट में जो है कमी देखने को मिलेगी। एंड सिमिलर मैनर में अगर हम फूड को बेसिकली वेस्ट करना बंद कर दें और फूड को कंपोस्ट में जो है कन्वर्ट करना शुरू कर दें तो 15 मिलियन टन फूड जो है जो लैंडफिल्स में जाके एक तरीके से आप कह सकते हैं भर जाता है, देन मीथेन गैस वगैरह रिलीज होती है, वो बच सकता है। ठीक है, तो नाउ यू हैव द रिजल्ट्स कि अगर आप चेंज करोगे तो एक्चुअली वो चेंज दिखाई देगा। परफेक्ट है। चलिए, तो ये तो एक बहुत अच्छा ज्ञान वाला जो है टॉपिक हो गया। नाउ मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक दैट इज स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2023। तो यहाँ पे देखिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को जो है बेसिकली रिलीज किया गया है। इसका सेकंड एडिशन है। की हाईलाइट्स की बात करें तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज। करीब 942 बर्ड की स्पीसीज को स्टडी किया गया था और उनमें से मैक्सिमम सभी बर्ड्स की स्पीसीज में ऑलमोस्ट, चाहे आपके रैप्टर्स हो, माइग्रेटरी शोर बर्ड्स हो या फिर डक्स हो, उनमें एक शार्प डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। 178 बर्ड स्पीसीज हमारी कंट्री के अंदर ऐसी हैं जिनको हाई प्रायोरिटी पे रखने की जरूरत है उनके कंजर्वेशन के लिए, अदरवाइज वो एक्सटेंट हो सकती हैं। ठीक है, देन यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो बर्ड स्पीसीज है उनके अंदर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड भी देखा गया। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट क्योंकि थोड़ा सा अलग है, एक्सेप्शनल पॉइंट है। तो अगर आप देखोगे जो आपका प्योरफॉल है यानी कि पिकॉक मोर है, ठीक है, देन आपका बेसिकली रॉक पिजन है, एशियन कोयल है, आपका जो हाउस क्रो होता है, आपका रॉक पिजन अगेन दिया हुआ है, अलेक्जेंड्राई जो पैराकीट है, इन सब ने जो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड की बात करते हैं। तो जो डक्स हैं राइट, उनकी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है। आपको जो डक्स की एक मोर नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो चिल्का, पुलिकट और रन ऑफ कच्छ में देखने के लिए मिल जाएगी। मागुरी, लोकटक, सांबर, केवलादेव, ये आपके वेटलैंड्स हैं, लेक्स हैं, राइट है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो आपका बाय पोचार्ड है, कॉमन पोचार्ड है, अंडमान टील है, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है इस टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा जो आपके रिवराइन सेंडबार नेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, जो रिवर के आसपास बेसिकली इस तरह का सेंड होता है, वहाँ पर जो नेस्ट करते हैं, इनके पास भी आपको डिक्लाइन देखने को मिला है क्योंकि रिवर पर आप देखोगे माइग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन डिस्टर्बेंस ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सैंड वगैरह की माइनिंग हो रही है, वाटर लेवल कम हो रहा है। देन इसके अलावा जो यूरेशियन स्पूनफिल है, राइट है, ये वाली पिक्चर में आप देख पाओगे, इनमें भी आप देखोगे 50% से ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। एंड देन जो सारा स्क्रीन है वो तो काफ़ी रैपिडली जो इसकी पॉपुलेशन में एक डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बस्टर्ड्स की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, लेकिन भारत के अंदर 3 स्पीसीज जो ब्रीड करती हैं, आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फॉलिक्रेन एंड आपका बंगाल फ्लोरिकन, ये बेसिकली मोस्ट वल्नरेबल हैं। साथ में जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले माइग्रेंट बर्ड्स थे जो यूरेशिया से और बेसिकली आपके आर्कटिक से माइग्रेट करके इंडिया की तरफ आते थे, उनमें भी 50% डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इट्स नॉट अ गुड न्यूज, राइट। देन अगर वल्चर्स की बात करें तो ये तो नियरली एक्सटिंक्शन की कगार पर ह्यूमंस की वजह से पहुंच गए हैं। ठीक है, तो जो डाइक्लोफिनेक कंटामिनेशन था उसकी वजह से जो वल्चर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है एंड वी हैव टू हैव सम मेजर्स उनकी जो है पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए। देन यहाँ पे आप देखोगे जो वेस्टर्न घाट श्रीलंका बायोडाइवर्सिटी वाला हॉट स्पॉट है, राइट है, यहाँ पे पिछले कुछ डिकेड्स में, इन दी पास्ट फ्यू डिकेड्स, हमें मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है बर्ड्स की ओवरऑल स्पीसीज में। परफेक्ट है, तो ये ना हमें ये दिखाता है कि जो हमारे वेस्टर्न घाट की बायोडाइवर्सिटी है वो एक्चुअली में इम्पैक्ट हो रही है डेवलपमेंट एक्टिविटीज से, क्योंकि जब इससे पहले टाइगर सेंसस आया था तो उसमें भी वेस्टर्न घाट को लेकर कुछ इसी तरह के डाटा की बात की गई थी, इफ यू रिमेंबर इट, राइट। चलिए, तो ये है, तो याद रखिएगा इंडिया हमारा जो है बेसिकली स्टेटस ऑफ द बर्ड रिपोर्ट। चलिए
मूव ऑन करें नेक्स्ट टॉपिक पे, तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। तो यहाँ पे देखिए इस फंड को बेसिकली जो हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का वैंकूवर में जो है 7th असेंबली हुआ था, ठीक है, कनाडा के अंदर, इसको फाइनली क्या है रेटिफाई करके लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि एक फंड है उसको फाइनली क्या है लॉन्च कर दिया गया है। अब ये फंड बेसिकली है किस लिए, देखो बेसिकली इसका जो एम होगा वो हमारे जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव करना होगा। देखो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF, इसमें हमने ये कहा था 2030 तक जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है प्लैनेट की, उसको हम बेसिकली क्या है एक तरीके से उसमें जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हॉल्ट कर देंगे। यानी कि जो भी जैव विविधता में कमी आ रही है 2030 तक उसको रोक देंगे एंड 2050 तक हमारे प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को हम रिकवरी के पाथ पर ले आएंगे, ठीक है। 2050 तक सुधार की राह पर हम उसको लेकर आएंगे। ये हमने जो है अपने इस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर टारगेट रखा था, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इसको हमने अपनाया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता को लेकर हमारी जो संधि है। तो अब ये अचीव अगर आपको करना है तो यू नीड रिसोर्सेस, तो बहुत बड़े फंड की जरूरत थी। तो इसीलिए अब ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो है यहाँ पर अपना लिया गया है। इसका एम क्या होगा, अगेन वही जो गवर्नमेंट्स हैं, जो NGO हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट को जो है मोबिलाइज करना एंड देन उस बेसिकली आप देखिए रिसोर्सेज को किस तरफ डायरेक्ट कर देना, जो हमारी वाइल्ड स्पीसीज है, जो हमारे इकोसिस्टम है, उनकी सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन को लेकर, ठीक है जी। इसके अलावा आप देखोगे कि हमें क्या करना है, अपने बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स करना है, हॉल्ट करना है 2030 तक और रिकवरी के पाथ पर हमें लेके जाना है 2050 तक। ये मैंने आपको बताया था। यानी कि जो जैव विविधता नष्ट हो रही है, प्लांट्स खत्म हो रहे हैं, फॉरेस्ट को हम कट कर रहे हैं, बहुत सारी स्पीसीज हमारे एक्सटिंक्शन के जो है बेसिकली एज पर पहुंच चुके हैं, ये सब हमें रोकना है, ठीक है। एंड ये सब तब होगा जब हम क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाएंगे, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपनी जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल रूप से जो है आगे लेकर जाएंगे। परफेक्ट है। इस फंड का यूज़ कैसे किया जाएगा, तो देखिए 20% फंड तो जो है इंडिजिनियस पीपल और जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको दिया जाएगा, क्योंकि जो स्थानीय लोग होते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ें जानते हैं, ज़्यादा बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। 25% जो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की एजेंसीज है वहाँ जाएगा, 36% हमारे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को जाएगा एंड 3% हमारे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहाँ पर जाएगा। अब ये GEF क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबे टाइम से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। तो बेसिकली जो रियो अर्थ समिट हुआ था हमारा बेसिकली 1992 में, उस दौरान जो है इस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया था। करीब 18 एजेंसियों के बीच में ये एक बहुत ही यूनिक पार्टनरशिप है और बेसिकली इसमें यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज में कुछ नेशनल एंटिटीज़ हैं, हम आपका मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं और कुछ इंटरनेशनल NGO भी हैं और करीब 183 कंट्रीज जो हैं इनके साथ मिलकर काम कर रही है। और इस फंड का ऑब्जेक्टिव है जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरमेंटल इश्यूज है उनके लिए रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, यानी कि जो पैसा हम यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं इसको इस तरफ लेकर आना, ठीक है। तो GEF जो है बेसिकली वो आप देखेंगे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है और जो बेसिकली आपके लैंड और ओशन की हेल्थ पर एक स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, इसको लेकर जो है काम करता है, ठीक है। अगर हम पिछले पास्ट 3 डिकेड्स की, इनके पिछले 30 सालों की बात करें तो अब तक ये $23 बिलियन जो है मोबिलाइज कर चुके हैं और 129 बिलियन ये को फाइनेंस कर चुके हैं लगभग 5000 नेशनल रीजनल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं ना, ये जो आपका जो बेसिकली ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ये एक अम्ब्रेला बेसिकली आप कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है। और जब भी हम फंड्स को लेकर काम करते हैं कि भाई हमें क्लाइमेट को लेकर, बायोडाइवर्सिटी को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर फंड को मोबिलाइज करना है, जनरली वो GEF की फैसिलिटी के तहत ही होता है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिएगा।
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ड्रॉट्स इन इंडिया। तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने करीब अपने 100 से ज़्यादा तालुका में जो है सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से सूखे को डिक्लेयर कर दिया है। भारत की अगर बात करें तो सूखा होता क्या है इन जनरल, तो देखिए जो रेनफॉल है, जो बारिश थी उसमें अगर एबनॉर्मली लो बेसिकली एक ट्रेंड देखने को मिला है, बारिश बहुत कम हुई है या फिर वाटर स्कैरसिटी, पानी की एकदम कमी हो गई है, ठीक है जी, और इसकी वजह से पानी की शॉर्टेज में आपको जो है लॉस देखने को मिल रहा है। इसका ओवरऑल आपके इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं एग्रीकल्चर पर, सोसाइटी पर, आपके इकोसिस्टम पर। तो ये जो पानी की कमी वाली स्थिति है जो कि मोर सीवियर इम्पैक्ट के साथ है, इसको हम सूखा बोल देते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, राइट है, इनकी तरफ से एक डेफिनेशन दी गई है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर रेनफॉल डेफिशिएंसी उस एरिया का जो एक लॉन्ग टर्म का नॉर्मल था उसके 26% के जितनी या ज़्यादा होती है तो सूखा बता देते हैं। यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, मान लीजिए उसमें 100 यूनिट का रेनफॉल एक एवरेज आपने निकाला है कि नॉर्मली होता है, परफेक्ट, एक 100 यूनिट। मान लीजिए इस बार जो बारिश हुई है उसमें आप देखोगे 26 यूनिट या इससे ज़्यादा की कमी देखने को मिली है, परफेक्ट है, तो माना जाता है कि सूखे की सिचुएशन वहां पर आ गई है। तो रेनफॉल डेफिशिएंसी हो जाती है उस एरिया के अंदर लेस देन 26% या फिर इक्वल। फिर सूखे को अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मॉडरेट एंड सीवियर में, राइट है। तो यहाँ पे देखोगे अगर बेसिकली आपकी जो डेफिशिएंसी है रेनफॉल के अंदर वो 26 टू लेकर 50% है तो ये मॉडरेट के अंदर है। इफ इट इज मोर देन 50% देन मतलब हम सीवियर ड्रॉट्स को जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रॉट के टाइप्स को अलग अलग टाइप्स में भी डिवाइड किया गया है। जैसे एक हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल यानी कि मौसम संबंधी सूखे की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इनएडिक्वेट रेनफॉल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो क्या होगा, रेनफॉल बहुत ही इनएडिक्वेट है, प्रॉपर हुआ ही नहीं, या फिर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही आप कह सकते हैं अनइवन था, कहीं ज़्यादा बारिश हो गई कहीं बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है। तो इसको जो है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि रेनफॉल अगर 90% जो है जो एक एवरेज था नॉर्मल उससे 90% कम होता है तो उसको एक मेट्रोलॉजिकल सूखा बोल देते हैं। दूसरा होता है आपका एग्रीकल्चर ड्रॉट। देखिए एग्रीकल्चर के लिए सॉइल में मॉइस्चर होना, मिट्टी में पानी की नमी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर की बेसिकली आप कह सकते हैं एक कमी हो गई है, वो मॉइस्चर जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी था क्रॉप्स को सपोर्ट करने के लिए, तो आपकी जो बेसिकली क्रॉप है उस का एक फेलियर हो जाता है। तो अगर आपके एग्रीकल्चर सिस्टम की स्थिति हो गई है तो बोलते हैं कि एग्रीकल्चर ड्रॉट यहाँ पे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन मान लीजिए अगर किसी एरिया में जो एग्रीकल्चर है उसका 30% इरिगेशन पे बेस्ड था कि भाई वहाँ तो 30% हम बारिश के पानी पर डिपेंड करते ही नहीं थे, हमारे पास इरिगेशन पे बेस्ड था, तो उसको फिर इस वाली कैटेगरी से बाहर निकाल देता है। जस्ट अ टेक्निकल बेसिकली चीज़ें। देन एक हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है। देखो जो आपकी वाटर बॉडीज है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, आपके पोन्ड्स हैं, अगर इनमें वाटर का लेवल इतना नीचे चला जाए कि बारिश आने के बाद भी वो रिफिल नहीं होने वाला है, रिप्लेनिश नहीं होने वाला है, तो उसको एक हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। यहाँ पर वाटर बॉडीज के अंदर जो है पानी की कमी हो जाती है। जैसे गांव वगैरह में आप देखोगे तो जो तालाब है, कुएं हैं, वो सूख जाते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट में आपका होता है कि इकोलॉजिकल ड्रॉट। जब ओवरऑल आपकी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, ओवरऑल आपका पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे अगर इम्पैक्ट होता है वाटर की शॉर्टेज की वजह से, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और इसकी वजह से डैमेज अगर इंड्यूस हो जाए आपके इकोसिस्टम में, तो उसको एक इकोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ टाइप है, इनको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा। अब देखो इसका रीजन क्या है सूखा आने का। भारत में क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए मॉनसून पर डिपेंड करता है, तो अगर मॉनसून में कुछ भी इधर उधर हुआ है तो उसकी वजह से ड्रॉट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज मॉनसून। इसके बाद देखोगे मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक नहीं है, कहीं पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, कुछ रेन शेडो एरियाज है वहाँ तो बारिश होती ही नहीं है, और कहीं पर एवरेज से काफ़ी कम बारिश हो जाती है और कहीं पर एवरेज से बहुत ज़्यादा। तो कहीं पर फ्लड आ जाता है इंडिया में
सेम टाइम पर कहीं और सूखे की स्थिति बन जाती है। ठीक है, देन आप देखोगे डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हम क्योंकि वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते हैं तो जो हमारे जल संसाधन है वो लगातार डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हो सकता है किसी एरिया में बारिश कम होती हो बट अगेन हम वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के साथ जो है एक तरीके से कल्टीवेशन लेकर चलते हैं, पैडी, शुगर केन, हम इन्हीं की खेती कर रहे हैं जबकि मिलेट्स की खेती वहाँ पे कर सकते थे। तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इनअप्रोप्रिएट है, ये फिर क्रॉप फेलियर का रीजन बनती है, इसकी वजह से फिर एक एग्रीकल्चर ड्रॉट की सिचुएशन बन जाती है। डिफॉरेस्टेशन और वेटलैंड का इंक्रोचमेंट, जो आपके वेटलैंड्स होते हैं वो बेसिकली रेन वाटर को एक तरीके से स्टोर करके रखते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने में हेल्प करते हैं। सिमिलर काम आपके फॉरेस्ट के द्वारा भी किया जाता है। तो अगर आप जंगलों की कटाई कर दोगे, जो आपके वेटलैंड्स हैं उनको बेसिकली आप एक तरीके से इंक्रोच कर दे रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स के लिए, तो फिर पानी जो है रिचार्ज नहीं हो पाता है, आपकी अर्थ पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो फाइनली वो पानी जस्ट सरफेस वाटर की तरह फ्लो करके बाकी ओशंस में मिल जाता है एंड उस पानी को आप लूज कर देते हो। ठीक है, देन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, गर्मी ज्यादा होती जा रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो वाटर की कमी होती जा रही है क्योंकि इसकी वजह से रेन साइकिल जो है, आपकी वाटर साइकिल जो है इम्पैक्ट हो रही है। देन पॉपुलेशन ग्रोथ, देखिए इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो वी नीड मोर वाटर, राइट, वाटर का डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई इज लेस, तो इसकी वजह से भी जो है डिमांड सप्लाई का बैलेंस यहाँ पे नहीं रहता। एंड देन वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज, तो वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज भी ग्रास रूट लेवल से चल के ऊपर नहीं जाती है, ऊपर से नीचे पॉलिसीज जो है थोप दी जाती हैं। तो समटाइम्स ना किसी पर्टिकुलर एरिया का प्रॉब्लम शायद कुछ और है बट ऊपर से जो स्कीम बन गई है ओवरऑल वन साइज फिट्स टू ऑल, तो ये पॉलिसीज के बेसिकली एक आप कह सकते हैं गलत फॉर्मुलेशन की वजह से और रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन की वजह से या फिर इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से भी कई बार इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। परफेक्ट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देन अगर इंडिया के अगर मैप की बात करें तो भारत का लगभग 68% एरिया जो है किसी ना किसी प्रकार के ड्रॉट की डिग्री को लेकर क्या है ससेप्टेबल है, यानी कि कहीं पे सीवियर हो सकता है, कहीं पे मॉडरेट हो सकता है बट सूखा वहां पर आएगा। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 3 कैटेगरीज बेसिकली यहाँ पर दी है। जैसे जोन 1 उसको हम एक्सट्रीम ड्रॉट ससेप्टेबल कहते हैं, दिस इज आपका बेसिकली ये डेजर्ट वाला एरिया। ठीक है जी, इसके बाद आप देखोगे जोन 2 जो कि सीवियर है, ये मोस्टली वो वाला एरिया है जो आपका रेन शेडो पड़ता है या फिर जब आपकी एयर यहाँ पर आती है तो अपना मॉइस्चर मानसून के टाइम पर वो लूज कर चुकी होती है। एंड देन जोन 3 आपका मॉडरेट, ये जो पूरा एरिया है ये आपका मॉडरेट जो है ड्रॉट ससेप्टेबल है। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरीज में IMD ने जो है बांटा है। दिस मैप इज इंपॉर्टेंट, इसको आप थोड़ा सा सीख सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर इंडिया के अंदर मोर नंबर ऑफ पीपल एग्रीकल्चर पर अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंड है और वो बेसिकली ड्रॉट को लेकर ससेप्टेबल है बिकॉज वी आर डिपेंड ऑन द रेन वाटर फॉर द इरिगेशन। तो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे पॉलिसीज जो इंसेंटिव्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए हैं। तो उनके मैं नाम आपको बता दे रही हूँ, जब कभी कोई पर्टिकुलर इनिशिएटिव न्यूज़ में होगा तो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, राइट है। जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, डेजर्ट आपका जो है बेसिकली डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वाटरशेड डेवलपमेंट है, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया है एंड देन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ठीक है, इसमें से कुछ प्रोग्राम तो काफ़ी पुराने हैं जो 90s 80s के टाइम से जो है चलते आ रहे हैं। ठीक है, चलो अभी सूखे की बात की है, एग्रीकल्चर की बात की है, अनदर टॉपिक भी हमारा इसी से जो है रिलेवेंट है, माइनर इरिगेशन स्कीम्स। तो न्यूज़ में क्यों था पहले ये समझते हैं। तो देखो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने 6th सेंसस रिपोर्ट जो है अपनी रिलीज की है और ये जो 6th सेंसस रिपोर्ट थी ये बेसिकली इन माइनर इरिगेशन स्कीम पे थी, यानी कि सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं। अब ये होता क्या है, देखो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमारे पास बिग फार्म लैंड्स नहीं है। तो जब बिग फार्म लैंड्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बहुत छोटे छोटे फार्म लैंड जो है किसानों के पास है। एक फैमिली में अगर 4 भाई हैं तो जो फादर की जमीन है उसका बंटवारा उन 4 भाइयों में होता है एंड देन उनके जो है बेसिकली बच्चे होंगे तो उनके बच्चों में बंटवारा होगा। दैट्स वाई लैंड के फ्रेगमेंट्स जो है इंडिविजुअल पर्सन के पास है। अब यदि आप इतने छोटे लैंड पर कल्टीवेशन कर रहे हो दैट मीन्स आप उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पाओगे, ना आपके पास उतना यील्ड होगा कि आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन हो वो ज़्यादा स्टेबल हो पाए। एंड बिकॉज यू डोंट हैव दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो आप जो है एग्रीकल्चर में ज़्यादा इनपुट भी नहीं लगा सकते।
परफेक्ट है। तो ज़्यादा मशीनरी आप यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा नहीं कर सकते। एंड अगेन इफ़ यू हैव स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द लैंड तो उस पर बड़ी बड़ी मशीनरी यूज़ भी तो नहीं हो सकती। अब आपके पास ज़मीन तो मान लीजिए 4 हेक्टेयर है, परफेक्ट है, और यू कैन से कि मतलब कम है, जैसे मेरे यहाँ पे बिगा वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास बेसिकली क्या आपको ज़रूरत है एक बड़े एग्रीकल्चर सिस्टम की? नो, आप एक माइनर एग्रीकल्चर सिस्टम पर डिपेंड करोगे। तो ये जो माइनर एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर सिंचाई के लिए आपके कुछ माइनर इरिगेशन जो है स्कीम्स होते हैं, यानी कि आपने एक वेल बना लिया, ठीक है, या फिर जो बेसिकली आपके ट्यूबवेल होते हैं, राइट। इस तरह की चीज़ें हर किसान इंडिविजुअल अपने खुद के खर्चे पे बनाता है अपने खेत को बेसिकली पानी प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। अब इनमें से प्रॉब्लम ये है ज़्यादातर ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। एंड इसीलिए आज के टाइम पे आप देखोगे इंडिया के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो लगातार कम होते जा रहा है। तो दीज ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, परफेक्ट है। तो चलो थोड़ा माइनर इरिगेशन स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो माइनर इरिगेशन स्कीम बेसिकली क्या है? वो वाटर सिस्टम है जो फार्मर्स को उनके क्रॉप को बेसिकली इरिगेट करने में हेल्प करते हैं, उनको वाटर देने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही स्मॉल जो है बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं, या तो हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, वेल या ट्यूब की बात कर लीजिए, या फिर सरफेस वाटर का यूज़ कर लेते हैं, कुछ डैम और टैंक हम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पिक्चर में आप देख पा रहे हो, दीज आर माइनर इरिगेशन सिस्टम्स, परफेक्ट है। अब रिपोर्ट ने क्या कहा? रिपोर्ट ने ये बताया कि इंडिया के अंदर जितने भी ये माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं, इसमें से 94.8% वो ग्राउंड वाटर पे बेस हैं, यानी कि करीब आप देखिएगा टोटल है हमारे पास 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स, उसमें से 21.93 मिलियन जो है ग्राउंड वाटर पर डिपेंड है, और बाकी का 5.2 आपका सरफेस वाटर पर है, ठीक है जी। इसके अलावा एक इंक्रीज हुआ है, जो हमारा पिछला सेंसस हुआ था तब के बजाय अब देखोगे तो 1.42 मिलियन का इंक्रीज हुआ है। अगेन मैंने बताया जमीन का बंटवारा होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो एक भाई दो भाई अलग अलग जमीन ले ली है, अलग अलग सिंचाई के उन्होंने फिर अपने लिए जो है इनपुट्स तैयार किए हैं। तो देखो इजाफा हुआ है इन माइनर इरिगेशन स्कीम में 1.42 मिलियन का, है ना। और बेसिकली अगर देखोगे इसमें भी जो आपके ग्राउंड वाटर वाले थे उसमें ज्यादा इंक्रीज देखने के लिए मिला है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो डग वेल होते हैं ये आपको इनमें देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप देखोगे सबसे ज्यादा आपके पास डग वेल है, देन शैलो है, इसके बाद मीडियम आपको मिल जाएंगे, ठीक है, देन डीप ट्यूब वेल वगैरह मिलते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और चीज बताई गई है कि दरअसल जितनी भी ये माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं इसमें से मोर देन 96% की जो ओनरशिप है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है, सरकार के पास नहीं है। एंड देन अगर इसमें से भी बात करें तो वुमेन के पास सिर्फ 18% समथिंग की है, ठीक है। तो महिलाओं के पास इतना ज्यादा बेसिकली आप कह सकते हो ओनरशिप इनका नहीं है, ठीक है। पेट्रियार्कल सोसाइटी भी है। देन इसके बाद देखेंगे कि ज्यादातर हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज करते हैं एनर्जी सोर्स के लिए, देन इसके बाद बारी आती है डीजल की। एंड अगेन एग्रीकल्चर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है गवर्नमेंट उस पर कंप्लीटली सब्सिडी देती है, पूरी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है मान लीजिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी फिर बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विंड मिल, सोलर पंप्स और कुछ इस तरह की चीज़ें भी जो है एनर्जी सोर्स के रूप में चलती हैं, ओके। एंड देन इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी स्टेट में किस तरह का बेसिकली आपको स्टेटस देखने के लिए मिलता है। मैं पीडीएफ दे दूंगी, वहां से आप देख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंटार्कटिका एंड क्लाइमेट चेंज। देखो अंटार्कटिका के अंदर बेसिकली जो एम्परर पेंगुइन्स है उनका आप देखोगे जो ब्रीडिंग है वो कम्प्लीटली फील करता जा रहा है, और इसका रीजन है वहाँ पे जो तेजी से आइस मेल्ट हो रही है। तो इस वाले न्यूज में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्परर पेंगुइन के बारे में जानना। तो देखोगे जो भी हमारे लिविंग पेंगुइन स्पीसीज है उसमें सबसे ज्यादा टॉलेस्ट और हैवी होते हैं, आप पिक्चर देख सकते हो, ठीक है जी। और ये एंडेमिक है अंटार्कटिका के, केवल वहीं पर मिलते हैं। ये इकलौते ऐसे पेंगुइन हैं जो बेसिकली अंटार्कटिक विंटर के टाइम पे जो है बेसिकली ब्रीड करते हैं। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटन्ड है। अंटार्कटिका की बात करें तो साउदर्न मोस्ट में है ये अर्थ के, है ना। हमारा 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। बेसिकली कोल्ड डेजर्ट है, इसके ऊपर आइस का एक थिक शीट है, राइट है। और अगर ये शीट मेल्ट हो जाएगा तो बहुत बड़े अमाउंट में जो वाटर है वो सीज में पहुंच जाएगा और हमारा सी लेवल राइज हो जाएगा। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का एक मेजर इंपैक्ट जो है आपको अंटार्कटिका के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे अंटार्कटिका में आप देखोगे एक्सट्रीम इवेंट्स, हीट वेव अब वहां पे देखने के लिए मिलते हैं, हैबिटेट का लॉस होना, इन्वेसिव स्पीसीज का ज्यादा चले जाना, ठीक है। और जो परमाफ्रॉस्ट है उसकी वजह से पॉल्यूशन होना, ये सारी चीजें देखने को
मिल रही है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है बिल्कुल स्मॉल वन, ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैसेस। तो न्यूजीलैंड ने ना इंडिया को इनवाइट किया है कि आप हमारे इस अलायंस को ज्वाइन कर लीजिए। 2 लाइन में बता देती हूँ, 2009 में स्टार्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एग्रीकल्चर की ऐसी प्रैक्टिसेस को डेवलप करना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो और जो फूड सिक्योरिटी को भी बेसिकली क्या है प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रिसर्च वगैरह के लिए एक पार्टनरशिप की जाती है और बहुत सारे जो है इंटरनेशनल और रीजनल जो आप कह सकते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ मिलकर ये लगातार काम कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया को इनवाइट किया था, दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पे हमारा जो आज का डिस्कशन है वो खत्म होता है। जाने से पहले एक बार मैं फिर बता देती हूँ, हमारा जो बैच है सितंबर वाला मॉर्निंग बैच 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन आप ले सकते हैं ताकि 11 सितंबर को जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो आप उसको ज्वाइन कर पाए। मैक्सिमम फी डिस्काउंट के लिए यूज कीजिएगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्द मिलूंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।